में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौर का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूरे सैनिक सम्मान के साथ मोहित का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मोहित के अंतिम दर्शन को पहुंचे। परसों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारे बदायूं जनपद के वीर मोहित राठौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज उनका पार्थिव शरीर बदायूं जनपद के गांव सवा नगर में आया है और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जहाँ तक मैं सवानगर गांव की बात करूं, सवानगर एक ऐसा गांव है, सेना में इस गांव के छोटा सा गांव है और इस गांव के 12 लोग आर्मी में हैं। निश्चित तौर पर ये इस गांव के लिए, जनपद के लिए, देश के लिए बड़ी क्षति है और निश्चित तौर पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए अपनी जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, ये देश के लिए वास्तव में बड़ी क्षति है। 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुए आतंकवादी हमले में मोहित राठौर की मौत हो गई है और उसी का पार्थिव शरीर आज जो है बरेली से चलकर बदायूं पहुंचा हुआ है। उसके गांव में सैकड़ों आसपास के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और लगातार नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और लोग आसपास के यहां पर उपस्थित हैं और हर आदमी ये कह रहा है कि आतंकवादियों ने जो जिस तरीके की घटना की है उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहुँचे हुए हैं और नम आँखों से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और अभी आर्मी का गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। बदायूं से चित्तरंजन सिंह, न्यूज़ 18। और आपको बता दें कि झेलम नदी में डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई है। कल से नौजवान की लाश को निकालने के लिए तलाशी मुहिम लगातार जारी थी, तो गुज़िश्ता शब रोक दी गई थी। वहीं आज सुबह से नौजवान की लाश को तलाश करने के लिए तलाशी मुहिम को शुरू किया गया था। SDRF टीम, सिब्बल पुलिस और मकामी बाशिंदों के ताउन से लाश को झेलम नदी से निकाल लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज इजलास का दूसरा दिन है। ये दूसरे दिन भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में मुस्तकबिल में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल जारी है। ये डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ इश्यूज पे डिस्कशन हो गया, कुछ इश्यूज पे भी डिस्कशन करना बाकी है। कौन से इश्यूज इश्यूज तो आपको पता है, डिपार्टमेंट्स है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में डिस्कशन किया जाएगा। वाटर मीटर को लेकर के भी क्या बातचीत हो रही है? मैंने कहा ना, हर डिपार्टमेंट, चाहे PHE हो, हाइड्रोलिक हो, R&B हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, हर सेक्टर पे बात होगी। आज भी पूरा दिन मीटिंग चलेगी। अभी तो सारे जितने जो आए हैं सुझाव, जो मशवरे सारे इलाकों से आए हैं, हमारे तीनों जोनों से आए हैं, इंडिविजुअली लोगों ने भेजे हैं, पार्टी के कुलीग्स ने भेजे, उन सब पे जो है मशवरा हो रहा है और मुझे लगता है आज कुछ जो है इसका खाका बन पाएगा। उसके बाद कुछ दिनों में इस मैनिफेस्टो को पूरा करके आपके सामने लाया जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से क्या कहें, मतलब पूरी, जैसे आप देख रहे हैं लगातार मीटिंगें हो रही हैं। पिछले दिनों भी लगभग पूरा दिन ही 9-10 घंटे की मीटिंग हुई, कल भी पूरा दिन रहे, आज भी रहेंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के जो हमसे ख्वाहिशात हैं और जो उन्होंने हमसे तवक्कात रखी हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसमें सारे जितने भी लोगों के अवामी मसाइल हैं उनको इसमें जरूर जो है हाईलाइट किया जाएगा। बातचीत तो काफी आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह जो हमें टाइम मिला है उस टाइम के अंदर रखकर हम ये रिपोर्ट वापस पेश करेंगे। किन इश्यूज पर खास तौर से बातचीत हो रही है? इश्यूज तो जो इस वक्त प्रॉब्लम्स दरपेश हैं यहाँ के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को, बहुत ज्यादा इश्यूज है। एक इशू थोड़ा है, बहुत ज्यादा इश्यूज है। तमाम इश्यूज को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। वाटर मीटर
को लेकर की भी बातचीत हो रही है? वाटर मीटर एक बहुत बड़ा मसला है। वाटर मीटर नहीं, मैं अलग अलग आपको इस वक्त बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सब चीजों पर बात हो रही है, हर एक चीज पर बात हो रही है। क्या सिर्फ मैनिफेस्टो को लेकर की ही बात हो रही है या फिर इत्तेहाद को लेकर की भी? नहीं, हमें सिर्फ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ है कि मैनिफेस्टो तैयार करना, हमें वही काम मिला है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। कल भी मीटिंग थी, आज दोबारा रखी है। तो कब तक माना जाए कि मैनिफेस्टो का एक खाका तैयार हो जाएगा? टाइम विद इन टाइम, जो टाइम हमें मिला है उस टाइम के अंदर हम ये रिपोर्ट वापस पेश करेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में इस कमेटी को मैंने कहा कि हमें 45 दिन का टाइम मिला है, 45 दिन में रिपोर्ट पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो कमेटी की आज दूसरे दिन की बैठक जो है वो हो रही है। कल भी ये बैठक चली थी, कल लगभग 11 बजे से 5 बजे तक ये मीटिंग चली थी और आज भी 11 बजे से लगभग 5 बजे तक मीटिंग चलेगी। ये जो बैठक हो रही है मैनिफेस्टो कमेटी की, इसमें मैनिफेस्टो जो मंशूर जो होगा पार्टी का, उसको लेकर के खाका तैयार किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन मामलात पर जो है, जो कि आवाम से जुड़े हुए मामले हैं, उनको जो है पार्टी हाईलाइट करेगी, पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उठाएगी, पार्टी अपने मंशूर में उसको जगह देगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। हालांकि जब मेरी लोगों से बात हुई, लीडरों से बात हुई, तो किसी खास मौजू पर या किसी खास विषय पर या किसी खास मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात करने से इनकार किया। बोला कि मजमूई तौर पर जो है जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, कोशिश इस बात की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक मजमूई तौर पर एक ऐसा मंशूर लाया जाए जिसमें लोगों के हितों की बात हो, लोगों के मसले जो जुड़े हुए हैं, जो कि जमीनी स्तर से जो मसले जुड़े हुए हैं, उनकी बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर के मैनिफेस्टो कमेटी की जो मीटिंग है वो हो रही है और आज मीटिंग का दूसरा दिन है। आज जब मीटिंग खत्म होती है तो फिर चीजें सामने आएगी कि आज जो मीटिंग में है क्या कुछ डिस्कशन हुआ और किन चीजों पर, किन बातों पर, किन मामलों पर चर्चा हुई। विजय आफाक के साथ में काजिर खान, न्यूज़ 18 के लिए। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और जम्मू नगर निगम ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज जम्मू में एक समारोह आयोजित किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद करते हैं। राहुल यादव जेएमसी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, इस तरह के जो फंक्शन अवेयरनेस के लिए होते हैं ग्राहक की, ये कितने अहम हैं, क्योंकि एक कैंपेन के रूप में इसको लेना है? देखिएगा, यहाँ पर अखिल भारतीय जो हमारा ग्राहक पंचायत है उसके द्वारा ये जो प्रोग्राम आज कराया जा रहा है, इसका मकसद यही होता है कि हम किस तरीके से कंज्यूमर को अवेयर कर सकें कि उनके क्या राइट्स हैं। और एज ए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारे भी ग्राहक हैं जो भी हम सर्विस देते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम कोई भी है तो वे जो है वो हम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो देखा जाए तो अगर कोई हमसे कोई सर्विस लेता है तो ही हैज आल्सो राइट फॉर हिज जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, और किस तरीके से लोग जो है वो बेहतर, और इससे प्रशासन को भी जो है वो भी जिम्मेदार बनते हैं, और उसके साथ साथ केवल सरकारी इदारे नहीं बल्कि प्राइवेट इदारे भी, कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं से आपने कोई सर्विस कंज्यूम की है, अगर आपने कोई आप टेलीफोन उपभोक्ता हैं तो आपके क्या राइट्स हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो अवेयर भी होंगे अपने राइट्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी चाहिए वो भी उसके बारे में ज्यादा जागरूक होंगे, सो दैट एक बेहतर माहौल हम एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों के बीच में बना सकें। सर, जेएमसी जो है वो किस तरह के राइट्स कंज्यूमर को देता है ताकि उनके जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके? देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हम एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर। सो इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमारा निकला हुआ है, जिसमें हमने कि कौन सी सर्विस हमने कितने दिन में प्रोवाइड करनी है, उसके लिए देयर इज ए चार्टर, जो सिटीजन जो है वो चार्टर है, सिटीजन राइट्स चार्टर है, और उसमें डिफाइंड है कि कौन सी सर्विस कितने दिन में हमने प्रोवाइड करनी है। और अगर हम उतने दिन में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप जो है वो कहां पर आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी वो भी मेंशन्ड है। और कुछ सर्विस ऐसी भी हैं कि जो कि डीम टू बी अप्रूव्ड मान ली जाती हैं कि अगर हम सर्टेन टाइम में उनको डिलीवर नहीं करते तो इट इज अज्यूम्ड कि वो जो है हमने वो डिलीवर
कर दी है, आपका पूरा राइट है कि आप उसको सर्विस को कंज्यूम कर सके। तो उन सब की अवेयरनेस भी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों को होनी चाहिए कि क्या क्या उनके राइट है। सो ये सारे प्रोग्राम इस प्रकार की सर्विसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसके तहत कंज्यूमर के राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, और पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका सपोर्ट अगर होगा तो जो लोगों के कंज्यूमर राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट अच्छे से किया जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और मन की बात प्रोग्राम में पीएम का बयान, मुल्क की आवाम को खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पीएम ने तलबा से पूछा कि मैच से दोस्ती कैसे करें। ओलंपियाड में तलबा की अच्छी नुमाइश पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी। भारत के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया है, अपनी सकाफत पर फख्र करने की उन्होंने अपील की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। और आरएसपुरा के जोड़ियां से ताल्लुक रखने वाले 22 साला हर्ष की लाश पाकिस्तान के शहर सियालकोट से उनके घर पहुंची, जो बैनुल-अक़वामी ताउन और इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल है। यह हसास ऑपरेशन भारतीय फौज की व्हाइट नाइट कोर की जानिब से किया गया, जिसने हर्ष की लाश वापसी को यकीनी बनाया। 12 जून को जोड़ियां के बाकोर इलाके से हर्ष लापता हो गया था। लंबी तलाश के बाद उसकी लाश 1 माह बाद सियालकोट से मिली। जब हर्ष की लाश उसके गांव जोड़ियां अखनूर पहुंची तो घर वाले रो पड़े। हर्ष के अहले खाना ने इंडियन आर्मी समेत तमाम एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके बेटे की लाश को उन तक पहुंचाया। उस बंदे का मेरा फिस्ता बड़ी मेरे बच्चे दसिया सियालकोट का बंदा और मीडिया का जिन्हें मेरा पूरा साथ दिता और मेरे टाउन का मेरे अगे पिछे जिन्ने लोग हैं सारे मेरा साथ दिता। अगर अज मेरा बच्चा है सारे मेहनत सारे लोग कन्ने कर रहे 24 घंटे हर वेले हर बंदे साथ है। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना आर्मी का सारे मदद करना आर्मी हर वेले अज कल करी करी मेरा बच्चा अज कर लिया और तुंदा मीडिया है मता शुक्रिया। तुम मेरी गल हर जगह पहुंचाई है, हर जगह पहुंचाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस दुखद घड़ी में हम हर्ष के परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से, जैसे जिस प्रकार से आर्मी ने, बीएसएफ ने और सरकार ने, एमपी साहब ने और पूरे प्रशासन ने संज्ञान लिया, हम जहाँ भी गए वहाँ से मैसेज फ्लैश हुए और आज उस मेहनत जो आर्मी ने की, बीएसएफ ने की और सारे प्रशासन ने की, उसका नतीजा निकला कि भारत को
शव जो है हर्ष का पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। ये जो जख्म हर्ष के परिवार को मिला है, इसकी हम कोई भी जो भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हम सनातन के अनुसार करके कम से कम उसके परिवार को और हर्ष की आत्मा को शांति प्रदान। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव फारूक अहमद भट्ट समेत तमाम नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश की वजह से ढही इमारत मलबे में 2 लोगों की मौत की खबर। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। नंदा नगर घाट के पास पुल के ऊपर पानी भरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी गंगा का जलस्तर बढ़ा। हालात को देखते हुए घाटों पर एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ से आफत। पूरे जिले में भरा 5 से 7 फीट तक पानी। बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र रूप। भीषण बारिश के बाद भी दिल्ली में बुरी हालत में यमुना नदी। यमुना में दिख रहा झाग का अंबार। मानसून में भी सर्दियों की अपेक्षा यमुना में ज्यादा झाग। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक कांवड़ियों को एसडीआरएफ टीम ने बचाया। जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के जलस्तर में इजाफा। पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में हड़कंप। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हुए शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं नीता अंबानी। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में मुकेश और नीता अंबानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से की मुलाकात। अग्निपथ की आलोचना करने वालों को पीएम मोदी का जवाब। कहा, अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप दिख रहे हैं प्राइम नून एट 1। पुंछ में सुरक्षा बलों ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। खराब मौसम और बारिश के बावजूद सलोत्री से मंगनाड़ तक संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर जंगलों, नालों और ग्रामीण क्षेत्रों की जांच की जा रही है। यह कदम पाकिस्तान की ओर से आतंकियों द्वारा संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है। आज सुरक्षा बलों की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल से चल रहे खराब मौसम और सुबह से जो है यहाँ पर इस पहाड़ों में धुंध गिरी हुई है, जिसको देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि इस इलाके में 4 से 5 जो है संदिग्ध देखे गए हैं, जिसकी सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने SOG, CRPF और सेना की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ तलाशी अभियान शुरू कराया है कि ताकि देखा जाए कि वो संदिग्ध कौन थे। क्योंकि आए दिन पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं, और जिसको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से काफी चौकस हैं। लेकिन आज जो है कल रात से खराब मौसम, बारिश और को देखते हुए जो है सलोत्री से लेकर मंगनाड़ के जो इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच संदिग्ध देखे जाने की सूचना आने के बाद तलाशी अभियान को और बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है ताकि उन संदिग्धों का पता लगाया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कई प्रकार के जो है उत्सव होने वाले हैं, जिनको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही चौकस हैं और किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, जिसके चलते हुए आज इतने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC। राजनीति नहीं करने देंगे। दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों छात्र दिल्ली से बाहर के थे।
अलग अलग राज्यों के थे। एक केरल से था, तो एक तेलंगाना से, तो एक उत्तर प्रदेश से। और मौत इस तरह से हो गई जबकि 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। ये तीनों छात्र जिनकी मौत हुई है वो IAS की तैयारी कर रहे थे। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना योगदान दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन के कदाचार का शिकार हो गए। इनमें से एक श्रेया उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, दूसरी तान्या तेलंगाना की रहने वाली थी, जबकि नवीन केरल का रहने वाला था। इससे पहले कि इनके सपने पूरे होते, इनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते, इन्हें दुनिया से जाना पड़ा। वजह क्या थी? बेसमेंट में पानी का भर जाना। अचानक पानी बेसमेंट में कैसे आ गया, बहुत बड़ा सवाल है। और इन तीनों की जान चली। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आप? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप। कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है। हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है। और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट। और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। अब 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के। और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर, एक सिंगल गेट रहता है। कमरे भी हैं कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं, मतलब कि इधर मेन बिल्डिंग इधर ही हो गई। और जो ऊपर नीचे स्टूडेंट रहते हैं, नीचे लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ, छोटा छोटा। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरियाँ एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा, हाँ। और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि ये वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लगे था। कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसन रखता है लाइब्रेरी में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये राव IAS यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं। 11 और लोग रेस्क्यू हुए थे जो एकदम प्रॉपर थे, उनको कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। 4 और थे जिनको हल्का फुल्का मेडिकल का रिक्वायरमेंट्स था, जिनमें से एक को थोड़ा मतलब, बट दे आर ऑल ओके। ठीक है, वी आर टॉकिंग टू यू, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द इशू एंड देयर आर सम क्वेश्चन इन योर माइंड एंड इन आवर माइंड बिकॉज वी आर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हम लोग उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। पीपल आर सेइंग कि डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज यहाँ पे नहीं आई। They all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आए थे। MCD officials, आपको नाम। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर GA मीर ने जम्मू खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के आसपास दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। वो इलाके जो पहले पुरअमन थे अब दहशतगर्दों का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अंदरूनी सूरत हाल पर बयान देने का मुतालबा किया है। कश्मीर रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला लिया रीऑर्गेनाइजेशन का, और एक बनी बनाई स्टेट को यूटी में तब्दील किया, और जो यहाँ के लोगों के कुछ हुकूक थे वो भी छीन लिए। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर उनका यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर है और डायरेक्टली मॉनिटर्ड कंट्रोल बाय दिल्ली है, होम मिनिस्ट्री और PMO से। और 4 साल लगातार उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि अब
ये कानून लाने से, स्टेट को ख़त्म करने के बाद यूटी बनाने से इख्तियारात हमने लोकल गवर्नर को दिए और सिंगल हैंडेडली अब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई है। अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव एक तरफ क्लोजर की ओर गया और दूसरी तरफ से इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के एनकाउंटर्स थोड़े से परसेंटेज में बढ़ रहे हैं और ऐसे एरिया में जो पहले पीक मिलिटेंसी के टाइम पर नॉर्मल कहे जाते थे, आज उन एरियाज़ में भी एनकाउंटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और फौजी जवानों का नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर कट जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ये उनको खुलेआम हम लगातार कह रहे हैं। होम मिनिस्टर को आकर के बयान देना चाहिए कि हम अंदरूनी तौर पर यहाँ के सिविलियंस कितने महफूज हैं, या तो ये कुछ ऐसा एक साजिश तैयार हो रहा है किसी भी तरफ से कि जो लोकसभा के बाद अब असेंबली चुनाव की लोग उम्मीद रखे थे, ये अपने नुमाइंदे चुनते, एमएलएस बनाते, लोकल गवर्नमेंट बनाते और यहाँ बीडीसी को चुनाव कराने की बात है, म्यूनिसिपैलिटी को चुनाव कराने की बात है, पंचायतों को चुनाव कराने की बात है। शायद कहीं वो चुनावों को इन जनरल कहीं न किसी बहाने आगे पीछे करने के खातिर भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आड़े लाएंगे, उसको बहाना बनाएंगे। मगर हमारी आवाम की डिमांड इस सब के बावजूद रहेगी कि यहाँ पर अपने चुनाव, चाहे वो पंचायत के हो, म्यूनिसिपैलिटी के हो, बीडीसी, डीडीसी हो, असेंबली के खासकर, वो सही टाइम पर, जैसा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना वो दिया है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव अंजाम दिए जाएंगे। लोग तो पुरुम्मीद है कि सितंबर 30 से पहले यहाँ पर लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। और गुलमर्ग में प्लास्टिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने गुलमर्ग में सफाई मुहिम के दौरान कहा कि हमें प्लास्टिक से पाक माहौल को यकीनी बनाना चाहिए और गुलमर्ग को मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए प्लास्टिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलानी चाहिए। इससे हमारे नाजुक माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखने और आने वाली नस्लों के लिए साफ सुथरा और महफूज माहौल बरकरार रखने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।